नमस्कार, स्टेट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं माथी पांडे आपके साथ। शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ से। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में किसानों के हित में आज एक बड़ा निर्णय लिया गया है। इस निर्णय के तहत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के अनुरूप इस साल भी समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले राज्य के लगभग 27 लाख किसानों को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घोषित दर के अनुसार 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा। इस साल किसानों से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीदी की जा रही है, जिसका भुगतान किसानों को किया जा रहा है। प्रति क्विंटल अंतर की राशि 800 रुपए छत्तीसगढ़ सरकार किसानों को आदान सहायता के रूप में एक मुश्त फरवरी 2025 में प्रदान करेगी। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024 से 25 में उपार्जित धान में से शेष धान की नीलामी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से निराकरण करने का निर्णय लिया है। अंबिकापुर में स्वामित्व कार्ड वितरण कार्यक्रम में पहुंचे मंत्री ओपी चौधरी से युवाओं ने नौकरी की मांग की। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में युवाओं ने मंत्री ओपी चौधरी से नौकरी की मांग कर डाली। वहीं एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के पास आउट हुए छात्रों ने हंगामा भी कर दिया। नारेबाजी करते हुए बड़ी संख्या में स्थानीय कार्यक्रम में छात्र पहुंचे थे। इस दौरान छात्रों की पुलिस के साथ जमकर नोकझोंक भी हुई। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, छात्र प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं और पुलिस के साथ में छात्रों की नोकझोंक भी होते हुए दिख रही है आपको। रायपुर में कांग्रेस की नगरीय निकाय घोषणा पत्र समिति की बैठक राजीव भवन में संपन्न हुई। बैठक में आने वाले नगरीय निकाय चुनाव के कांग्रेस पार्टी की तरफ से चुनाव में जनता से किए जाने वाले वादों के बारे में विस्तृत चर्चा की गई। बैठक के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि हमारा घोषणा पत्र जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाला होगा। अभी कुछ और बैठकें होंगी, उसके बाद हमारा घोषणा पत्र मूल रूप ले लेगा। नगरीय निकाय चुनाव घोषणा पत्र समिति की बैठक में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज, नेता प्रतिपक्ष चरण दास महंत, एआईसीसी सचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी एस संपत कुमार और प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला सहित कई नेता उपस्थित रहे। सर्व छत्तीसगढ़िया समाज का प्रस्ताव अनुरूप चेतावनी है। छत्तीसगढ़ सरकार पिछड़ा वर्ग का आरक्षण जनसंख्या अनुरूप है। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती है तो लोकतांत्रिक तरीके से उग्र प्रदर्शन के लिए बाध्य होंगे और सरकार के सभी मंत्रियों और सभी विधायकों के घेराव करने के लिए मजबूर होंगे। ये चेतावनी सर्व छत्तीसगढ़िया समाज ने दी है। नगरीय निकाय के नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायत भी जनसंख्या अनुरूप आरक्षित नहीं किए गए हैं, जो दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। बात करेंगे मध्य प्रदेश की। एमपी के ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर में आस्था की भीड़ उमड़ पड़ी है। अवकाश के दिनों में भी 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर मंदिर पहुंच रहे हैं। वहीं महिला श्रद्धालु निवासी धार अंकित मुकाती ने बताया कि बड़ी संख्या में यहां श्रद्धालु ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंच रहे हैं। स्थानीय प्रशासन द्वारा दर्शन करने के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, किंतु वृद्ध एवं महिलाओं को मंदिर के आसपास सुविधा घर के अभाव में काफी परेशानी होती है। देर शाम से 50,000 से अधिक श्रद्धालु मंदिर पहुंच चुके हैं। वहीं मंदिर ट्रस्ट एवं पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। जबलपुर में महिलाओं के साथ ठगी की 2 वारदातें सामने आई हैं। कोतावली में सागर निवासी ज्योति जैन से हुई वारदात के बाद महिलाओं से हुई एक और ठगी का मामला सामने आया है।
कैंट थाना से कटंगा लिटिल वर्ल्ड स्कूल के सामने 3 लोगों ने श्रीमती टाटिया को रोका और सोने के जेवर खुद को पुलिसकर्मी बताकर उतरवा लिए। इसके बाद तीनों एक मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए। इस घटना का सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। ऐसा माना जा रहा है कि जिस गैंग ने कोतवाली में वारदात को अंजाम दिया था, उसी गैंग ने कटंगा में भी लूट की है। एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार सेन ने बताया कि महिला के पास पहुंचते ही आरोपियों ने पहले उसके पैर पड़े, उसके बाद महिला से बात करने लगे। जो 3 व्यक्ति कोतवाली में ज्योति जान के पास दिखाई दिए थे, वही लोग कटंगा के पास महिला के साथ ठगी करते हुए देखे गए हैं। कैंट और कोतवाली पुलिस अब पुलिस बनकर महिलाओं के साथ ठगी करने वालों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। बात करेंगे झारखंड की। बेरमो प्रखंड अंतर्गत श्री कृष्ण चेतना परिषद का मिलन सह सम्मान समारोह का आयोजन कल्याण मंडप करगली में किया जाएगा। जानकारी श्री कृष्ण चेतना परिषद बेरमो के संयोजक भारत सदस्य कमोद प्रसाद, सदस्य जवाहरलाल यादव ने करगली के कल्याण मंडप करगली में प्रेस वार्ता कर जानकारी साझा की। भारत यादव ने कहा कि झारखंड में यादव समाज को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए उपयोग किया जाता है। इस बार पूरे झारखंड में संजय यादव को यादव समाज ने प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। वहीं संजय यादव विधानसभा चुनाव जीतकर झारखंड में मंत्री बने, इससे यादव समाज में काफी खुशी है। पूरे बेरमो के समाज के लोगों के साथ कल मिलन समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें समाज में हो रहे कुरीतियों को लेकर चर्चा की जाएगी और शिक्षा को लेकर कैसे बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी चर्चा की जाएगी। समाज में इस पर ये चर्चाएं होंगी। कहा गया है कि कार्यक्रम में मंत्री संजय यादव, बेरमो के विधायक कुमार जयमंगल शामिल होंगे। कार्यक्रम में श्री कृष्ण चेतना परिषद के सभी सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। बेरमो में एनसीओ-ईए बोकारो एवं करगली क्षेत्रीय कमेटी की ओर से क्षेत्र के कामगारों, असंगठित मजदूरों और आउटसोर्स ठेका कर्मियों की मांगों के समर्थन में प्रदर्शन के माध्यम से सीसीएल क्षेत्र के महाप्रबंधक कार्यालय के बाहर प्रबंधन को 20 सूत्रों की मांग पत्र सौंपा गया है। प्रमुख मांगों में निर्धारित वेतनमान, ओवरटाइम पेमेंट, शिफ्टिंग, प्रोत्साहन राशि में बढ़ोतरी, मृतक मजदूरों के आश्रितों की नियुक्ति, कोयला एवं छाई ट्रांसपोर्टिंग के लिए वैकल्पिक मार्ग, मृतक एवं सेवानिवृत्त मजदूरों के आश्रितों को ग्रेच्युटी, लाइफ कवर स्कीम, बकाया छुट्टी मजदूरों का बकाया राशि का भुगतान। वैसे मृत कर्मी के आश्रितों से क्वार्टर के नाम पर पैनल रेंट काटना बंद कर दिया जाए। करगली क्षेत्रीय अस्पताल में पर्याप्त मात्रा में चिकित्सक, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्स, एक्सरे सुविधा सहित अन्य चिकित्सा संबंधी व्यवस्था में सुधार, महिला कर्मियों के लिए अलग से शौचालय का व्यवस्था, क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था की मांगों को लेकर मांग पत्र सौंपा गया है। संभावित प्रबंधन द्वारा उक्त मांगों पर यूनियन के साथ शीघ्र वार्ता कर सकारात्मक पहल होगी, जिससे यूनियन एवं प्रबंधन के बीच मधुर औद्योगिक संबंध बना रहे। केंद्रीय राज्य मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल देवघर पहुंचे, जहां उन्हें कड़ी सुरक्षा के बाद बीच बाबा वैद्यनाथ मंदिर ले जाया गया। उन्होंने बाबा वैद्यनाथ का पूजा अर्चना किया और पूजा अर्चना करने के बाद मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा कि एनिमल वेलफेयर के लिए, पशुपालन के लिए, वैक्सीनेशन के लिए, मुर्गी पालन के लिए, मछली पालन के लिए, बकरी पालन के लिए, सुअर पालन के लिए काफी डिमांड थी, जिसमें बतख पालन भी है। प्रधानमंत्री ने जो कहा था कि किसानों के आय को दुगना करना है, तो सिर्फ परंपरागत खेती करने से आय दुगनी नहीं हो पाएगी। खेती, खाद्य, बिजली, पानी, जानवरों से सहित अन्य चीजों से बचाव करने के बाद खेती की जाती है, तो इसका दुगना किया जा सकता है। जब परंपरागत खेती को छोड़कर उन्नत पशुपालन खेती करें तो किसान की आय दुगनी होगी, जिसमें मछली पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन, बतख पालन, ड्रिप इरिगेशन इस्तेमाल करके पानी बचाएं और उन्नत किस्म की खेती करें। वहीं फूलों की खेती, ऑर्गेनिक खेती सहित उन्नत किस्म की खेती अगर करते हैं तो किसानों की आय दोगुनी हो सकती है, जिस पर कार्य किया जा रहा है।
बात करेंगे बिहार की। महाराणा प्रताप स्मृति समारोह की सफलता में कहा गया है कि संघे शक्ति कलयुगे, कलयुग में संगठन ही शक्ति है। समारोह के संयोजक डॉक्टर मृत्युंजय कुमार सिंह बबलू ने कहा कि हमने लगातार अन्य समाज के लिए ही कार्य किए हैं। सनातन धर्म को बचाने की ध्वजा लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिया है। उसके बाद क्षत्रिय पुरोधा ही लगातार मुगल आक्रांताओं से लोहा लेते हुए सनातन धर्म को अभी तक बचाए हुए हैं। उसके बाद इस देश को अंग्रेजों के चंगुल से आजाद करने में भी हमारे समाज के मनीषियों ने अपना बलिदान दिया है। वहीं राष्ट्र और सनातन की रक्षा के लिए क्षत्रिय समाज अपना बलिदान देने के लिए आतुर रहता है, लेकिन लगातार देश के अंदर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने समाज की उपेक्षा की है। हमारा जितना बलिदान इस राष्ट्र को सशक्त बनाने में है, महाराणा प्रताप स्मृति समारोह की सफलता के लिए वही क्षत्रिय समाज सहित अन्य समाज के लोग, खास करके गरीब गुरबों के हित में ये संगठन कार्य करेगा। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के उल्लासनगर में महिला के साथ लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। इस संदर्भ में महिला की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। वहीं व्यक्ति ने कहा है कि मुझ पर गलत तरीके से गुनाह दाखिल किया गया है। दरअसल लाल चक्की परिसर की निवासी अंजना धर्मा रोकड़े ने विट्ठलवाड़ी पुलिस स्टेशन में अपने रिश्तेदार अजय कृष्णा ब्राह्मणे के विरुद्ध मामला दर्ज कराया है। उनका आरोप है कि अजय ने महिला के बिना मर्जी से उनके बैंक ऑफ इंडिया शाखा के अकाउंट से लाखों रुपए अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर लिए हैं। महिला अंजना धर्मा रोकड़े की फरियाद पर अजय कृष्ण ब्राह्मणे के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की अधिक जांच पुलिस हवलदार पाटिल कर रहे हैं। इस विषय पर अंजना धर्मा रोकड़े की बहन के बेटे वैभव ने कहा है कि हमारी पुलिस से मांग है कि जैसे हमारे अकाउंट से पैसा गया है वैसे ही पैसा वापस आ जाए। वहीं इस मामले को लेकर अजय कृष्णा ब्राह्मणे ने कहा कि मुझ पर गलत तरीके से गुनाह दाखिल किया जा रहा है। हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने को लेकर हरियाणा के कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने की सराहना की है। विपुल गोयल स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुन रहे थे, जहां पत्रकारों से उन्होंने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, वहीं हड्डा पर भी पलटवार किया। विपुल गोयल ने कहा कि 100 दिनों के कार्यकाल में नायाब सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं, जो कि आने वाले समय में हरियाणा के लिए मील का पत्थर साबित होंगे। साथ ही भूपेंद्र सिंह हड्डा द्वारा 100 दिन सरकार के पूरे होने के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वो विपक्षी हैं, वो अपनी विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, पर उन्हें समझना चाहिए कि जो काम सरकार ने अच्छे से किया है उनकी सराहना भी करनी चाहिए। साथ ही विपुल गोयल ने भ्रष्टाचारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि हरियाणा में भ्रष्टाचार करने वाले भ्रष्ट अधिकारी हों या कर्मचारी हों, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। वहीं दिल्ली चुनाव को लेकर कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि आने वाली 8 तारीख को लोग भाजपा पर भरोसा करके दिल्ली में भाजपा की सरकार बनाएंगे। पूरे हरियाणा में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इसी कड़ी में जिला कुरुक्षेत्र में भी हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं और थानेसर में हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वार्ड नंबर 15 से आजाद उम्मीदवार हरमनप्रीत सिंह ने 2672 से जीत दर्ज की है। थानेसर के वार्ड नंबर 15 से कुल वोट 9655 में से 681 वोट पोल हुए हैं, जिनमें से हरमनप्रीत सिंह को 4232 वोट मिली है, तो वहीं बीबी रविंदर कौर अजराना को 1560 वोट डाली गई हैं। वार्ड 15 से नवनिर्वाचित सदस्य हरमनप्रीत सिंह ने सबसे पहले कुरुक्षेत्र के छठी पास शाही गुरुद्वारे में माथा टेका। वार्ड 15 से नवनिर्वाचित सदस्य हरमनप्रीत सिंह ने सभी सिख संगत का आभार जताते हुए कहा कि जो वादे उनके द्वारा किए गए हैं वह उनको प्राथमिकता के आधार पर पूरा करेंगे और सिख संगत की लड़ाई हमेशा लड़ते रहेंगे।
हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के तहत जिले में 5 जगहों पर चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो चुका है। चुनाव के सफलतापूर्वक आयोजन को लेकर सभी 54 बूथों के नजदीक धारा 163 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आदेश भी जारी किए गए हैं। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव के तहत जिले में 54 बूथ बनाए गए थे, जिनमें 3 नारायणगढ़ में गुरजीत सिंह धमौली को 2214 वोट मिले हैं और वो विजयी घोषित हुए और उनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर गुरदीप सिंह कुलड़पुर को 2014 वोट मिले हैं। बराड़ा में राजेंद्र सिंह को 2146 वोट मिले हैं और वो विजयी घोषित हुए। उनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर सुखविंदर सिंह माने जा रहे हैं, वह 1585 वोट उनको मिले हैं। अंबाला 2 के तहत रुपिंदर सिंह पंजोखरा को कुल 2524 वोट मिले हैं और वे विजयी घोषित हुए हैं। उनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर सुदर्शन सिंह सहगल को 1899 वोट हासिल हुए हैं। अंबाला 1 के तहत गुरतेज सिंह को 2617 मत मिले हैं और वे विजयी भी घोषित हुए हैं। उनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर गुरदीप सिंह भानोखेड़ी को 2459 वोट मिले हैं। इसी प्रकार 7 नग्गल के तहत 1911 वोट सुखदेव को मिले हैं और वो विजयी घोषित हुए हैं। उनके मुकाबले में दूसरे नंबर पर बलकार सिंह रहे, जिन्हें 1715 वोट मिले हैं। फरीदाबाद में डबुआ कॉलोनी इलाके में एक सरफिरे द्वारा लगभग 15 वर्षीय नाबालिग किशोरी की गला रेतकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। फिलहाल हत्या की वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार हो चुका है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच तथा फॉरेंसिक की टीम पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है और घटनास्थल से सभी साक्ष्य जुटा रही है। तस्वीरें फरीदाबाद के डबुआ और बादशाह खान सिविल अस्पताल की हैं, जहां पर मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया गया है। इस मामले में जानकारी देते हुए पड़ोसी अभिषेक ने बताया कि एक पवन नाम के लड़के द्वारा 15 वर्षीय किशोरी की चाकू से गोदकर हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके गले और चेहरे पर चाकू के निशान बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी है। घटना की एक नाबालिग बच्ची चश्मदीद गवाह है, जिसने घटना के बारे में जानकारी दी। बच्ची ने बताया कि एक और नाम का लड़का घर में घुसा और उसने चाकू से हमला कर दिया। मृतका की पहचान खुशनुमा के नाम से की जा रही है। बात करेंगे पंजाब की। पंजाब के अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर के दिशा निर्देशों पर बदमाशों और लुटेरों के खिलाफ शुरू की गई मुहिम के तहत सदर पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब गत दिवस 3 युवकों ने 2 भाइयों को लूटने का प्रयत्न किया। मामला प्रकाश में आया और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। इस मौके पर एसीपी नॉर्थ अरविंद मीना ने मीडिया को बताया कि ये मामला प्रकाश विहार बटाला रोड अमृतसर निवासी राजकुमार के बयान पर दर्ज किया गया है। वो बिजनेस पार्क कंपनी में आईटी का काम करता है और उसका भाई शिवम भी इसी कंपनी में काम करता है। उसी कंपनी में आईटी में काम वो भी करता है। कंपनी से काम करके घर लौट रहे थे जब वे रात्रि करीब 9:15 बजे प्रकाश विहार गली नंबर 1 के पास पहुंचे तो बिना नंबर प्लेट की काले रंग की बुलेट मोटरसाइकिल पर 3 युवक सवार थे। वहां खड़े जिन्होंने उन्हें रोक लिया और जबरन उसके भाई का बैग छीन लिया। साथ ही 3 लैपटॉप, 1 मोबाइल फोन और 1560 रुपए नकद भी छीन लिया। पुलिस टीम ने मामला दर्ज किया है, जिसने 24 घंटे के भीतर साथी कर्मचारियों द्वारा अपहत 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। हापुड़ के थाना बाबूगढ़ क्षेत्र के गांव मूड़ापारा के स्कूल में हिंदी साहित्य के एक बड़े सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा शरीक हुए। यहां पहुंचने पर दिनेश शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया, जिसके बाद पूर्व उप मुख्यमंत्री मंच पर पहुंचे और माता सरस्वती की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन किया और हिंदी साहित्य क्षेत्र में बेहतरीन कार्य
करने के लिए उन्होंने कवि और साहित्यकारों को मोमेंटो भेंट कर सम्मानित भी किया। इसके बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने बताया कि हापुड़ में आज एक विराट हिंदी सम्मेलन का आयोजन हुआ है और मुझे खुशी है कि पहले 20 से 25% ही सरकारी कार्यालय में हिंदी का प्रयोग होता था। जब से देश के प्रधानमंत्री मोदी बने हैं, देश में सरकारी कार्यालय में करीब 65% हिंदी का इस्तेमाल होने लगा है और जो नई शिक्षा नीति बनी है, इसमें भी हिंदी के संवर्धन की बात की गई है और साथ ही जितनी भी अन्य भाषाएं हैं, सभी को सम्मान भी दिया गया है। अपने पवित्र संविधान की मूल भावना को देवरिया सदर लोकसभा क्षेत्र के जन जन में प्रसारित करने के लिए संविधान सबका प्रयास यात्रा करने जा रहे हैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन इस यात्रा की शुरुआत बरपार गांव के बरगद वृक्ष से होगी। 5 विधानसभाओं के 75 गांवों से होती हुई तमकुहिराज में मां नारायणी नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के पास इस यात्रा का समापन होगा। पवित्र संविधान के 75वीं वर्षगांठ पर इस यात्रा के माध्यम से हम प्रमुख रूप से 5 बिंदुओं को लेकर जनमानस में जाएंगे। पहला है संविधान में वर्णित बंधुत्व की भावना को जन जन में प्रसारित करना, क्योंकि बंधुत्व की भावना से ही हम अपने क्षेत्र को विकसित बनाने में भागीदार कर सकते हैं। दूसरा है आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर सबका प्रयास के मंत्र को जन जन तक पहुंचाना। तीसरा है हर व्यक्ति के जीवन में 3 अर्थ यानी प्राकृतिक अर्थ, सांस्कृतिक अर्थ और संचार करना है। चौथा युवाओं और महिलाओं को संविधान के प्रति जागरूक करना और 5वां बीजेपी सरकार में संविधान का सर्वाधिक सम्मान होना। मुख्यतः इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हम अपने लोकसभा के 5 विधानसभाओं के 75 गांवों में जाएंगे। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।